नई तस्वीरों के साथ आपको आइए ये भी बताते हैं कि कैसे इजरायल और अमेरिका अभी भी हमले करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इजरायल उन सभी ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां से ईरान को मदद मिल रही है। ये लेबनान की तस्वीर है जहां इजरायल ने सबसे बड़ा हमला किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े बेस पर अटैक किया। बचोरा में हिजब की कमांड सेंटर बिल्डिंग को तबाह किया गया। दावा है कि हमले के वक्त इमारत में हिजबुल्लाह के कई सैनिक मौजूद थे। अगली तस्वीर भी बेरूत की है जहां हिजबुल्लाह के बैंक पर इजरायल ने बम बरसाए। बेरूत में हिजबुल्लाह के कैश सेंटर पर हमला किया। रिहायशी इलाके में सीक्रेट बेस बनाया गया था जहां से इजरायल पर अटैक की तैयारी हो रही थी। इजरायल लेबनान पर ऑल आउट अटैक कर रहा है। बेरूत समेत 4 बड़े इलाकों पर भयंकर बमबारी की गई है। रिहायशी इलाके में बने हिजबुल्लाह के सेंटर को टारगेट किया जा रहा है। हमले में 6 लोगों की मौत होने का दावा भी किया गया है। बेरूत में इजरायल के एक और हमले की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। कैसे एक बहुमंजिला इमारत ढह गई। यहां भी हिजबुल्लाह का ठिकाना था। इतना ही नहीं, लेबनान में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। आईडीएफ के 2 डिवीजन एक साथ यहां अटैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर घुसकर हमला किया गया है। आईडीएफ की 36वीं डिवीजन को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा भी किया जा रहा है। हॉर्मूज वाले संकट के बीच दोनों तरफ से बारूदी प्रहार हो रहा है। एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इजरायल की तरफ से एक ऐसा सीक्रेट हमला किया गया जो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस हमले में ईरानी सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी को टारगेट किया गया। हमले में उनके बेटे समेत कई लोगों की मौत हो गई। अली लारिजानी को मारने के लिए इजरायल ने ठीक वैसा ही हमला किया जैसा खामेनेई को मारने के लिए किया गया था। उसी तरह की खुफिया जानकारी और उसी तरह की एयर स्ट्राइक। ईरान की सत्ता में लारिजानी की भूमिका बहुत अहम थी। खामेनेई के बाद वो ईरानी सत्ता की संरचना का आधार बने हुए थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरान बहुत गुस्से में है। इजरायल पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। कहा गया है कि लारिजानी की मौत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि दुश्मन दहल जाएगा। IRGC ने कहा है कि लारिजानी को मारकर इजरायल ने अपने लिए नर्क का दरवाजा खोल लिया है। हम शहीद लारिजानी की मौत का बदला लेकर रहेंगे, यानी अब इस युद्ध की आग और भड़कना तय है। हमले में अली लारिजानी के बेटे मुर्तजा लारिजानी और सलाहकार अली रेजा बयात भी मारे गए। इसके अलावा बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी और जनरल वहीद फतेमी नेजाद भी मारे गए। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त लारिजानी अपनी बेटी के घर पर थे। इजरायल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। इजरायल ने यह हमला खुफिया एजेंसी मोसाद को दी गई जानकारी के बाद किया। बताया जा रहा है कि लारिजानी पर लगातार 2 हफ्ते तक नजर रखी गई। उनकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया गया। सीक्रेट ठिकानों की जानकारी के लिए हाईटेक सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलते ही सीधे इजरायल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप तक जानकारी पहुंचाई गई, जिसके बाद IDF चीफ ने तुरंत फैसला लेते हुए लारिजानी को मारने के ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 1600 किलोमीटर दूर टारगेट पर लड़ाकू विमान भेजे गए। सही लोकेशन कंफर्म होते ही एयर स्ट्राइक की गई। एक के बाद एक कई बम गिराए गए। एक ही रात में अलग अलग लोकेशन पर कई टारगेट एक साथ हिट किए गए। मौत के बाद इजरायल ने लारिजानी को IRGC का सरगना और आम ईरानी लोगों का हत्यारा बताया है। अली लारिजानी लंबे वक्त तक ईरान की राजनीति का अहम चेहरा रहे। उन्हें ऐसे नेता के रूप में जाना जाता था जो कट्टरपंथी और उदारवादी गुटों के बीच संतुलन बना सकता था। इसी वजह से ईरानी सत्ता के सिस्टम का ब्रिज भी उन्हें कहा जाता था। कई एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अली लारिजानी की मौत के बाद सीज फायर की संभावनाओं को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि विध्वंसक युद्ध की स्थिति में वो अकेले ऐसे शख्स थे जो बातचीत और कूटनीति का रास्ता भी खोल सकते थे। लारिजानी की मौत से अब बैक चैनल वार्ता के रास्ते करीब करीब बंद हो गए हैं, क्योंकि लारिजानी ही वो शख्स थे जिनके पड़ोसी अरब देशों से भी अच्छे संबंध थे। ओमान की मध्यस्थता में हुई परमाणु बातचीत में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। हालांकि वो सीधे इस वार्ता में शामिल नहीं थे। लारिजानी का असर हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों में भी था। अब इन संगठनों की तरफ से हमले बढ़ सकते हैं। उनकी मौत के बाद ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने एक तरह से मान लिया है कि अब बातचीत का रास्ता बंद है। लारिजानी जैसे नेगोशिएटर की मौत ने एक तरह से इस युद्ध में शांति की उम्मीदों को भी जला दिया है, जिसका असर दिखना शुरू भी हो चुका है। पिछले 24 घंटे से युद्ध में ईरान बहुत आक्रामक है।
वो बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और अमेरिकी बेस को दहला रहा है। बदला लेने के लिए ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलों की जो बरसात की है, उसका अंदाजा शायद नेतन्याहू को भी नहीं था। ईरान ने अपने जखीरे से सबसे घातक हथियार निकाले और तेल अवीव के आसमान को अपनी मिसाइलों से भर दिया। इन हमलों में इजराइल को जबरदस्त नुकसान की खबर है। लारिजानी की मौत के बाद कैसे ये जंग एक और खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, इसे विध्वंसक वीडियो कुंजी के जरिए समझा जा सकता है। ईरान की तरफ से कई बड़ी और नई मिसाइलों से इजराइल को टारगेट किया गया। घातक खुर्रम शहर मिसाइल से इजराइल पर धावा बोला गया। इजराइल के आसमान में कई मिसाइलें आग का गोला बनकर उड़ती हुई नजर आईं। कई मिसाइलों को इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर सबसे ज्यादा तेल अवीव रहा। ये वीडियो तेल अवीव का ही है, जहां ईरानी मिसाइल का डायरेक्ट हिट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। ईरान के अलावा हिजबुल्लाह ने भी कई रॉकेट दागे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट की हैं। ये एयरपोर्ट रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम है, इसीलिए ईरान ने यहाँ भी हमला किया। इजराइल की सबसे बड़ी समस्या है ईरान के क्लस्टर हमले। ईरान अब मिसाइलों के जरिए ऐसे क्लस्टर बम भेज रहा है जो कई हिस्सों में बंटकर अलग अलग जगह पर नुकसान कर रहे हैं। इन हमलों के बाद तेल अवीव में क्या हालात हैं, इस पर हमारे संवाददाता मनीष झा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ओ माय गॉड, ये देखिए इस वक्त, देखिए ओ माय गॉड, इस वक्त आप रोहित के कैमरे पर देख सकते हैं। और देखिए अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ये पहली बार रोहित अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, रोहित अंदर चलते हैं। और इस वक्त लग रहा है जैसे कि दिवाली मनाई जा रही हो। ओ माय गॉड, कम से कम कई दर्जन साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ये चौथी बार है जब ईरान की तरफ से मिसाइल से लगातार हमले किए जा रहे हैं। रात के 12 बजे हैं और अभी हमारे कैमरा सहयोगी रोहित ने अपने कैमरे पर बहुत सारे क्लस्टर बम के जो सो टुकड़े आसमान में देखे और वो दर्जनों की संख्या में थे, जो हमने कैमरे में कैद करने की कोशिश की है। और उससे साफ तौर पर लग रहा है कि आज की रात ईरान की तरफ से लगातार हमले होंगे और इजराइल पर काफ़ी भारी साबित होने वाले हैं। आज रात तीसरी बार है, या यूं कहें कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी के मारे जाने के बाद ये छठी बार है जब ईरान की तरफ से तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया गया है। ओ माय गॉड, ये देखिए एक साथ कितने सारे टुकड़े यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि कई दर्जन यहाँ पर जो है वो टुकड़े अलग अलग मलबे में तब्दील होकर वो नीचे की तरफ गिरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से अब ये एक नया पैटर्न है जो कि ईरान के मिसाइलों में दिख रहा है। कि कैमरामैन रोहित के साथ मनीष झा, TV9, तेल अवीव, इजराइल। ईरान का यह गुस्सा इसलिए है क्योंकि लारिजानी को ईरान की सुरक्षा दीवार कहा जाता था। ऐसे में अब ये सवाल भी है कि उनके बाद ईरानी सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इसको लेकर कई नाम चर्चा में हैं। पहला नाम है सईद जलीली। ये ईरानी कमांडर IRGC के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। जलीली ने इराक युद्ध के दौरान एक पैर गंवा दिया था, इसलिए उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। वो लारिजानी से ज़्यादा सख्त और कट्टरपंथ का चेहरा माने जाते हैं। जलीली समझौता न करने की नीति के समर्थक हैं, इसीलिए आने वाले वक्त में ईरान की आक्रामकता और बढ़ सकती है। दूसरा नाम मोहम्मद बघेर कालिबाफ है, जो फिलहाल ईरानी संसद के प्रमुख हैं। इन्हें भी कट्टरपंथी गुट का नेता माना जाता है। मोहम्मद बघेर इजराइल और अमेरिका के सख्त विरोधी हैं। यही वजह है कि IRGC में इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है। लारिजानी की जगह तीसरा विकल्प महमूद अहमदीनेजाद हैं, जो ईरान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्हें सरकार और IRGC का अच्छा खासा समर्थन है। कुछ दिन पहले ही वो हमले में बाल बाल बचे थे। एक विकल्प मोहसेन रजाई का भी है, जो IRGC के पूर्व कमांडर हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मुश्तबा खामेनेई ने अपना सलाहकार बनाया है।